गुड मॉर्निंग सभी को। हम लोग मिशन जेपीसी मेंस के अंतर्गत पेपर 5 जो कि मेरा इंडियन इकोनॉमी ग्लोबलाइजेशन एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, उस पेपर में ग्रुप ए का फर्स्ट टॉपिक पर अभी हम लोग बात कर रहे हैं, नेशनल इनकम। और उसमें हम लोग कंसेप्ट ऑफ नेशनल इनकम यानी राष्ट्रीय आय की अवधारणा, इसी पर हम लोग बात कर रहे हैं। और इस पर एक कंप्लीट मेंस का क्वेश्चंस आता, ये मेंस के लिए क्वेश्चंस बनता है। तो आप लोग इस कंसेप्ट ऑफ नेशनल इनकम को अच्छी तरह से समझिएगा। लास्ट क्लास में मैं जाने से पहले आप लोगों को एक चार्ट याद करने के लिए दिया था, वो चार्ट याद हो जानी चाहिए। और साथ ही साथ लास्ट क्लास में ही मैं जितने भी नेशनल इनकम के कंसेप्ट हैं उनमें से 12 जो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हैं उनका मैं नाम भी लिख दिया था। और उनमें से जो मेरा सबसे पहला जो कंसेप्ट आता है जीडीपी एमपी, इसके बारे में हम लोग बात कर चुके थे। यानी लास्ट क्लास में जो मेरा नेशनल इनकम पार्ट 5 जो मेरा था उसमें मैं ऑलरेडी आपको एक चार्ट बता दिया था। साथ ही साथ जो नेशनल इनकम के 12 इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हैं उनको भी मैं बता चुका था, उनके नामों की चर्चा मैं कर चुका था। और साथ में उसमें जो सबसे पहला कंसेप्ट आता है जीडीपी एमपी, यानी इसको हिंदी में कहते हैं बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद या बाजार कीमत पर सकल घरेलू आय। एक चीज ध्यान दीजिएगा, मैं अब जब भी आगे की क्लास में लूंगा वहां मैं केवल इसका शॉर्ट फॉर्म, यानी जैसे मैं बोलूंगा जीडीपी एमपी, जीडीपी एफसी, तो आप मेरा लास्ट जो वीडियो है नेशनल इनकम का पार्ट 5 देख लीजिए, वहां मैं इन सभी का फुल फॉर्म और इसका हिंदी जो रूपांतरण होता है हिंदी, वो सभी मैं अच्छी तरह से बता चुका हूं। तो चलिए देर न करते हुए जीडीपी एमपी को एक बार फिर से दोहराते हुए बाकी के कंसेप्ट को वन बाय वन हम लोग देखते जाएंगे। अब मेरा आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, मेरा जो ये चार्ट है एक बार फिर से मैं बना रहा हूं आपके सामने, इस चार्ट को आप लोग को याद हो जाना चाहिए, इस चार्ट को याद हो जाना चाहिए। अगर याद नहीं हुआ है तो आप समझिए कि आप मेंस के प्रति सीरियस नहीं हैं, केवल अपने टाइम को वेस्ट कर रहे हैं। यहां होता है जीडीपी एमपी, यहां होता है जीएनपी एमपी, यहां होता है एनएनपी एमपी, यहां होता है जीएनपी एफसी, यहां होगा जीडीपी एफसी, यहां होगा एनएनपी एफसी और यहां होगा एनडीपी एमपी और यहां होगा एनडीपी एफसी। अब देखिए, ये बार बार याद करना है, अच्छी तरीके से आपको याद हो जानी चाहिए। यहां से जितने भी इस तरह के ब्लू वाले जो एरो हैं, ये जो ब्लू वाले एरो हैं, यानी यहां माइनस NIT हो रहा है, यहां माइनस NIT हो रहा है, माइनस NIT हो रहा है, माइनस NIT हो रहा है। और NIT क्या है, नेट इनडायरेक्ट टैक्स क्या है, इसके बारे में मेरा प्रीवियस वीडियो यानी प्रीवियस क्लास का जो मेरा लेक्चर है, आपको नेशनल इनकम पार्ट 5 को अच्छी तरह से देख लीजिए। ये जितने भी लेफ्ट साइड में जो इस तरह से येलो एरो बन रहे हैं, ये जितने भी लेफ्ट येलो एरो बन रहे हैं, इसमें माइनस डेप्रिसिएशन हुआ है, माइनस डेप्रिसिएशन, माइनस डेप्रिसिएशन, ये अच्छी तरह से याद कर लेना है। इसके बाद ये जो मेरा ग्रीन वाला है, ये जो मेरा ग्रीन कलर का जो मेरा ये दिखाई पड़ रही है, ये जो है इसमें माइनस नेट इनकम फ्रॉम एब्रोड, माइनस नेट इनकम फ्रॉम एब्रोड, माइनस नेट इनकम फ्रॉम एब्रोड और माइनस नेट इनकम फ्रॉम एब्रोड। या ध्यान दीजिएगा,
NIFA बोले चाहे NFIA बोले, एक ही है। विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय को ही हम लोग नेट इनकम फ्रॉम अब्रोड या नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड कहते हैं। अब ध्यान दीजिए, ये चार्ट आपकी अच्छी तरह से याद होने जाना चाहिए। ये चार्ट क्या कहता है, अगर आपको GDP-MP पता है, GNP-MP पता है, तो उसमें से अगर माइनस नेट इनकम फ्रॉम अब्रोड कर दीजिएगा तो आपको GDP-MP मिल जाएगा, ठीक है। और अगर आपको GDP-MP पता है तो आप उसमें से क्या करेंगे, माइनस है तो इधर जाएंगे, यहां से इधर की ओर जाएंगे तो क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा। यानी नेट इनकम फ्रॉम अब्रोड को प्लस कर देंगे तो मेरा GNP-MP मिल जाएगा। अगर आपको NNP-MP है, अगर NNP-MP पता है और आपको NNP-FC निकालना है तो उसमें माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्स को घटा दीजिए तो आपका NNP-FC मिल जाएगा। तो ये सब चीज को अच्छी तरह से ध्यान दीजिएगा आप लोग। ओके, अब देखिए ये चार्ट को अच्छी तरह से थोड़ा सा मैं आप लोग को लॉजिकली एक तो समझाने का प्रयास करता हूं कि आप लोग थोड़ा सा इसको ध्यान देंगे। देखिए, अगर GNP-MP यहां है, देखिए GNP-MP दिखाई पड़ रही है और यहां है GDP-MP, ठीक है। तो जितने भी इस तरह से एरो बनेंगे, जितने भी इस तरह से एरो जा रहे हैं, देखिए जो सीधी जा रही है इस तरह से, तो इसमें क्या अंतर दिखाई पड़ रहा है, ये जो मेरा GNP-MP है उसमें केवल N जो मेरा D में बदल रहा है, देख लीजिए ये N वाला से बदल रहा है, बाकी MP-MP GTज है। तो यहां भी देखिए NNP है तो ये N किस में बदल गया, D में बदल गया, बाकी सेम है। यहां देखिए N सिर्फ D में बदल गया, बाकी सभी चीजें AGTज है। तो अगर इस तरह से लॉजिकली भी आप तार्किक तरीके से सोचकर करेंगे तो भी आप इसको इजीली याद कर सकते हैं। जब हम इस तरह का एरो जा रहे हैं, माइनस डेप्रिसिएशन कर रहे हैं, तो क्या दिखाई पड़ रहा है, GNP-MP जो है NNP-MP में बदल रहा है, यानी G बदल करके किस में चेंज हो जा रहा है, N में चेंज हो जा रहा है, बाकी सब AGTज हैं। ओके, तो इसको हम एक जगह लिख भी दे रहे हैं ताकि इसको आप अच्छी तरह से थोड़ा सा देख लीजिए। देखिए, अगर मान लीजिए GNP-MP है और इससे हमको GDP-MP पता करेंगे तो यहां क्या घटा रहे हैं, माइनस नेट इनकम फ्रॉम अब्रोड घटा रहे हैं। तो जब भी ध्यान दीजिएगा, हम लिख दे रहे हैं, जब भी नेट इनकम फ्रॉम अब्रोड को घटाते हैं तो केवल संकेताक्षर में क्या बदलाव आता है, में N बदल कर क्या बन जाता है, D बन जाता है। बाकी सभी अपरिवर्तित रहते हैं, यानी संकेत जो है वो सभी बाकी अपरिवर्तित रहते हैं। अगर मान लीजिए GNP-MP में से माइनस डेप्रिसिएशन करते हैं तो क्या मिलता है, NNP-MP मिलता है। अब यहां देखिए इसमें क्या निष्कर्ष निकल रहा है, जब भी डेप्रिसिएशन या घिसावट व डेप्रिसिएशन को घटाते हैं तो केवल जो मेरा संकेताक्षर है, संकेताक्षर में क्या बदलाव आता है, G बदल कर N बन जाता है। बाकी सभी संकेताक्षर अपरिवर्तित रहते हैं। ओके, नेक्स्ट आ जाइए। अगर मान लीजिए GNP-MP है, उसमें माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्स को घटाते हैं तो क्या बनता है, GNP-FC बनता है। अब यहां देखिए इसमें क्या निष्कर्ष निकल रहा है, जब भी नेट इनडायरेक्ट टैक्स को घटाते हैं तो संकेताक्षर में केवल MP बदल कर FC बन जाता है, बाकी सभी
अपरिवर्तित रहते हैं। ये जो मैं तीनों बातें कहा हूं, ये जो मैं तीनों बातें कहा हूं, ये जो मेरा तीन बातें यहां मैं जो कह रहा हूं, ये वाला और ये वाला सिर्फ आपको मैं तार्किक दृष्टिकोण से कभी ना भूलिए, कभी ना भूले, इसके लिए मैं ये तरीका बताया हूं। अन्यथा आप जो मेरा ये जो है पूरा, इसको आप अच्छी तरह से याद कीजिएगा तो कभी आपका गलत नहीं होगा। ये चार्ट को मित्रों मेरा आप सबों से रिक्वेस्ट है कि इसको अच्छी तरह से याद कर लीजिए, तो आपको कभी भी कोई दिक्कत नहीं आएंगी, कभी भी कोई दिक्कत नहीं आएंगी। अब हम लोग आते हैं, सबसे पहला कंसेप्ट हम लोग जो जीडीपी एमपी है, उसमें हमको एग्जामिनेशन में किस तरह से लिखना है वो तो मैं लास्ट क्लास में बता दिया था। फिर से आज हम लोग टोटल 12 कंसेप्ट को हम देखेंगे। सबसे पहला जो मेरा कंसेप्ट है वह है जीडीपी एमपी। जीडीपी एमपी ये क्या कहता है कि अन्य बातों के समान रहने पर उपलब्ध संसाधनों से किसी भी देश के घरेलू सीमा के अंतर्गत एक वर्ष में, एक वित्तीय वर्ष में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य को जीडीपी कहते हैं। यानी क्या बोले हम, एक देश के घरेलू सीमा के अंतर्गत, एक देश के घरेलू सीमा के अंतर्गत उत्पादित एक वित्तीय वर्ष में, एक वित्तीय वर्ष में, सॉरी यहां लिख दीजिएगा, एक देश के घरेलू सीमा के अंतर्गत एक वित्तीय वर्ष में उत्पादित समस्त वस्तुओं एवं सेवाओं के मौद्रिक मूल्य को क्या कहा जाता है, बाजार कीमत पर, बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद कहा जाता है। यानी अगर मान लेते हैं कि ये देश की, ये भारत देश की ये भारत देश की घरेलू सीमा है, तो एक वित्तीय वर्ष में जितने भी वस्तुओं, समस्त वस्तुओं एवं सेवाओं के मौद्रिक मूल्य को क्या कहेंगे, जीडीपी एमपी कहेंगे। यानी ध्यान देना है, एक देश के घरेलू सीमा बोलेंगे तो यहां ध्यान दीजिएगा, हम सामान्य निवासियों यानी जो भारत की नागरिकता रखते हैं उनको भी शामिल करते हैं, और गैर सामान्य निवासियों जिन्हें हम लोग विदेशी बोलते हैं उनको भी शामिल करते हैं। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है, जीडीपी एमपी समझ में आ गया। अब इसको दूसरे शब्दों में आप समझ सकते हैं, जीडीपी एमपी बराबर आप लिख सकते हैं बाजार कीमत पर उत्पादित वस्तुओं का मौद्रिक मूल्य जोड़ बाजार कीमत पर उत्पादित सेवाओं का मूल्य। यानी इसको आप लिख सकते हैं गुड्स प्रोड्यूस एट मार्केट प्राइस प्लस सर्विसेज प्रोड्यूस्ड एट मार्केट प्राइस। ये सबको हम लोग क्या बोलेंगे, जीडीपी एमपी बोलेंगे। अब हम लोग अगला कंसेप्ट देखते हैं। अगला कंसेप्ट जो देखते हैं, दूसरा जो कंसेप्ट है वह है जीएनपी एमपी। जीएनपी एमपी यानी क्या है, ये बाजार कीमत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद। देखिए एक नाम तो अच्छी तरह से याद कर लेना चाहिए, और बाजार कीमत पर सकल राष्ट्रीय आय
या इंग्लिश में कहेंगे ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। हो गया, यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग देखते हैं कि जीएनपीएमपी और जीडीपीएमपी में क्या डिफरेंट है। तो जीडीपीएमपी, ध्यान दीजिए, जीडीपीएमपी की जब भी बात करेंगे और जीएनपीएमपी की बात करेंगे तो यहां ध्यान दीजिएगा, इस जीडीपीएमपी में समस्त निवासियों, यानी चाहे वो घरेलू या देश के नागरिक हो, यानी इसको कह सकते हैं आप नागरिक प्लस विदेशी, इन दोनों को शामिल किया जाता है। लेकिन जीएनपीएमपी की जब बात करेंगे तो केवल देश के नागरिकों के द्वारा, देश के नागरिकों के द्वारा एक वित्तीय वर्ष में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य को क्या कहेंगे, जीएनपीएमपी कहते हैं। ओके, अब यहां आप समझिए कि जब भी जीएनपीएमपी की बात करेंगे तो अगर भारत में अगर ये दो व्यक्ति रह रहे हैं, ये नागरिक है और ये विदेशी है, उसी तरह से अमेरिका में क्या हो रहे हैं, दो व्यक्ति अगर रहते हैं, दो व्यक्ति रहते हैं, ये एक अमेरिका का नागरिक है और एक भारतीय नागरिक जो है वो कहां रहता है, अमेरिका में रहता है। तो कहने का मतलब है जीएनपीएमपी की जब भी बात करेंगे तो ये जो भारतीय नागरिक जितना एक देश एक वर्ष में जितनी भी वस्तु और सेवाओं को उत्पादन करता है उसको जोड़ना, उसको लेना है, और अमेरिका में जो भारतीय रहता है वो जितना भी वस्तु और सेवाओं को उत्पादन करता है एक वित्तीय वर्ष में उसको शामिल करना है। यानी ये और ये को जोड़ देंगे तो जो मुझे मिलेगा वो क्या हो जाएगा, जीएनपीएमपी हो जाएगा। तो एग्जाम्पल से आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। यानी जब भी हमको इसकी बात करनी है तो जब भी जीएनपीएमपी की बात करेंगे तो क्या करेंगे, देश में भारतीय नागरिक द्वारा उत्पादित वस्तुओं एवं सेवाओं के मौद्रिक मूल्य प्लस विदेश में भारतीय नागरिक द्वारा उत्पादित वस्तुओं एवं सेवाओं के मौद्रिक मूल्य को लेते हैं। यानी इसको ऐसा भी समझ सकते हैं, अगर जीडीपीएमपी है जो इसमें क्या करेंगे, जो विदेशी लोग भारतीय लोग जो विदेशों में काम कर रहे हैं उसको जोड़ देंगे, और जो विदेशी लोग भारत में काम कर रहे हैं उनकी आय को घटा देंगे, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, वो उससे हमको जो राशि प्राप्त होगी वही जीएनपीएमपी होगी। यानी इसी को ना हम बोले थे जीडीपीएमपी में अलग हम लोग नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड को जोड़ देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, जीएनपीएमपी मिल जाएगा। ओके, कोई दिक्कत नहीं है, ये आपको पता है। एनआईएफए क्या है, नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड, विदेश से साधन प्राप्त है, ठीक है। अब यहां एक चीज ध्यान दीजिएगा, जीएनपीएमपी बराबर जीडीपीएमपी प्लस नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड, इसी को हम लोग कहते हैं जीडीपीएमपी प्लस एक्स माइनस एम। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए, यदि x इज ग्रेटर देन m, इसका तात्पर्य क्या है, निर्यात इज ग्रेटर देन आयात। इसको दूसरे भाषा में समझिए, देशवासियों द्वारा
विदेश में अर्जित आय अगर अधिक होगा, विदेशियों द्वारा देश में अर्जित आय से, तब क्या होगा? अगर ऐसा है तो जीएनपीएमपी ग्रेटर होगा जीडीपीएमपी से। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। और अगर ये तो पहला कंडीशन हो गया, ये पहला कंडीशन हो गया। और अगर यदि x इज लेस देन m, यानी इसको आप कह सकते हैं निर्यात इज लेस देन आयात, या इसको क्या बोल सकते हैं, देशवासियों द्वारा विदेश में अर्जित आय इज लेस देन, विदेशियों द्वारा देश में अर्जित आय से अगर कम हो जाए तो मेरा क्या होगा, जीएनपीएमपी इज लेस देन जीडीपीएमपी हो सकता है। अगला हम लोग कंडीशन देखते हैं, यदि x बराबर m हो जाए तब क्या होगा, जीएनपीएमपी जो होगा वो जीडीपीएमपी के बराबर हो जाएगा। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है? यहां तक मुझे नहीं लगता किसी को कोई दिक्कत है। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो इसी तरह से आप परीक्षा में अगर कंसेप्ट लिखने के लिए आएगा तो आप इसी तरीके से इक्वेशन के साथ अगर आप बनाएंगे तो आपको बहुत ही अच्छा मार्क्स प्राप्त होगा, अन्यथा आप समझ सकते हैं कि मार्क्स कम आएगा। अब बहुत टेक्निकली एकदम साइंटिफिक वे में इसको लिखने का प्रयास करेंगे, तभी आपको अच्छा नंबर की प्राप्ति होगी। अब हम लोग आते हैं तीसरा हम लोग कंसेप्ट लेते हैं, वो है एनडीपीएमपी, यानी इसको क्या कहते हैं, बाजार कीमत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद। बाजार कीमत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद यानी नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। ये क्लियर हो गया। अब देखिए एनडीपीएमपी क्या होता है। एनडीपीएमपी है ना, तो एनडीपीएमपी इसका सिंपल है, यदि सकल घरेलू उत्पाद में, यदि सकल घरेलू उत्पाद के मूल्य में घिसावट व्यय को घटा देंगे, यदि सकल घरेलू उत्पाद के मूल्य में घिसावट व्यय को घटा देंगे तो जो मूल्य की प्राप्ति होगी वही एनडीपीएमपी कहलाता है। या इसको ऐसा कहिए, दूसरे शब्दों में आप कह सकते हैं एक लेखा वर्ष या एक वित्तीय वर्ष जिसको बोलते हैं ना, एक वित्तीय वर्ष या एक लेखा वर्ष में एक देश की घरेलू सीमा के अंतर्गत, ध्यान दीजिएगा, घरेलू सीमा के अंतर्गत सामान्य निवासियों एवं गैर सामान्य निवासियों, सामान्य निवासियों एवं गैर सामान्य निवासियों द्वारा उत्पादित
समस्त अंतिम वस्तुओं, समस्त उत्पादित अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं के शुद्ध मौद्रिक मूल्य को क्या कहेंगे? एनडीपीएमपी कहते हैं। अब देखिए यहां एक चीज ध्यान दीजिएगा, ये एनडीपीएमपी है, एनडीपीएमपी। इसमें ध्यान दीजिएगा, यहां जब भी एनडीपीएमपी की बात करेंगे तो देशवासियों का शुद्ध आय प्लस विदेशियों का शुद्ध आय दोनों शामिल है, इसको आप अच्छी तरह से ध्यान दीजिए। कभी भी अगर ऐसा क्वेश्चन कहीं पूछा ऑब्जेक्टिव में आता है तो उसको आप पकड़ सकते हैं। अब अगर मान लीजिए जो डेफिनेशन है उससे एनडीपीएमपी का डेफिनेशन क्या हुआ? जीडीपीएमपी घटाओ डिप्रीशिएशन, तो इजीली बन जाएगा। या इसको और अगर बनाना चाहते हैं तो जीडीपीएमपी, तो इसको आप लिख सकते हैं जीएनपीएमपी घटाओ नेट इनकम फ्रॉम एब्रोड घटाओ डिप्रीशिएशन भी लिख सकते हैं। ये भी सही है, ये भी इक्वेशन सही है। तो आप अगर ये चार्ट को अच्छी तरह से याद नहीं कीजिएगा, ये बार बार मैं कह रहा हूं, ये चार्ट को अगर आप अच्छी तरह से याद नहीं कीजिएगा, अगर ये याद हो जाएगा मित्रों, तो आप समझ लीजिए कि आपको ये चार्ट अगर अच्छी तरह से याद है, ये चार्ट अगर अच्छी तरह से याद है तो कोई भी कंसेप्ट का इक्वेशन बनाने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। देखिए हम इसी के ना बारे में बात कर रहे थे एनडीपीएमपी का, तो क्या किए थे? जीडीपीएमपी घटाओ डिप्रीशिएशन किए थे तो मेरा बना। या हम क्या किए थे? जीएनपीएमपी माइनस एनआईएफए माइनस डिप्रीशिएशन करेंगे तो भी तो बनेगा। यानी आप यहां हैं, इसको घटा दीजिए, फिर इसको घटा दीजिएगा, तो यहां पहुंच जाएंगे कि नहीं हम? तो आप इक्वेशंस को बनाने के लिए आप इस चार्ट को अच्छी तरह से याद कीजिए तो एकदम सही बनेगा, अन्यथा आपको दिक्कतें आएंगी। अब हम लोग अगला कंसेप्ट लेते हैं। वो है बाजार कीमत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। फोर्थ जो हम लोग लेते हैं, फोर्थ कंसेप्ट जो देखेंगे वो है एनएनपीएमपी, यानी ये होता है बाजार कीमत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, यानी नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। ठीक है, इसी को हमको देखना है। अब ये क्या है? इसका डेफिनेशन के तौर पर अगर इसको अगर लिखना चाहते हैं तो लिखिएगा, एक वित्तीय वर्ष में देश के सामान्य निवासियों द्वारा उत्पादित वस्तुओं एवं सेवाओं के एक वित्तीय वर्ष में देश के सामान्य निवासियों द्वारा उत्पादित वस्तुओं सेवाओं के क्या होगा? शुद्ध मौद्रिक मूल्य को क्या कहेंगे? एनएनपीएमपी कहेंगे। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। या इसको आप कह सकते हैं दूसरे शब्दों में
सकल राष्ट्रीय उत्पाद में घिसावट व्यय को घटा देने से जो राशि की प्राप्ति होती है, जो राशि की प्राप्ति होती है उसे NNP-MP कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं यहां तक। अब देखिए NNP-MP का क्या क्या इक्वेशन हो सकता है। सभी के दिमाग में या सभी के सामने ये चार्ट है तो आप आराम से बना सकते हैं। पहला तो हमने कहा GNP-MP में से घिसावट व्यय को घटा दीजिए तो भी बन जाएगा। एक ये भी है NNP-MP, अगर आपको NDP-MP पता है उसमें से नेट इनकम फ्रॉम अब्रोड जोड़ दीजिएगा तो भी मिल जाएगा। अगर इसका एक और इक्वेशन बना सकते हैं NNP-MP बराबर क्या हो जाएगा, GDP-MP प्लस नेट इनकम फ्रॉम अब्रोड माइनस डेप्रिसिएशन तो भी होगा। या इसका इक्वेशन ये भी बनाना चाहेंगे तो बनेगा GDP-MP प्लस X माइनस M माइनस D। देख लीजिए कितने सारे इक्वेशन आप बना सकते हैं अभी। तो आप देख लीजिए ये भी इक्वेशन सही है, ये भी इक्वेशन सही है, ये भी इक्वेशन सही है और ये भी इक्वेशन सही है। उस चार्ट को देखते हुए आप आसानी से इतने सारे इक्वेशंस को आप बना सकते हैं। अब आपके सामने एक प्रश्न बार बार आ रहा होगा कि NDP-MP और NNP-MP में अंतर। तो ध्यान दीजिएगा, जब भी NDP-MP और हम इधर NNP-MP लिख दे रहे हैं, ये पहला चीज ध्यान दीजिएगा, जब भी NDP-MP बोल रहे हैं तो देशवासियों प्लस विदेशी दोनों शामिल। इसमें केवल देश के सामान्य निवासी यानी केवल नागरिकों को शामिल, ये एकदम अंतर ध्यान देना है। ओके, एक ये है, यह एक घरेलू अवधारणा है, यानी इसमें विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय शामिल नहीं रहता है, जबकि ये क्या है, एक राष्ट्रीय अवधारणा है यानी नेशनल कंसेप्ट है, क्योंकि इसमें विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय यानी NIFA क्या रहता है, शामिल रहता है। यह भी ध्यान दीजिएगा। अब इसके इक्वेशन को कंपेयर करके देखिए। अगर इक्वेशन को देखिएगा, NDP-MP बराबर GDP-MP माइनस डेप्रिसिएशन भी होता है, या NDP-MP बराबर NNP-MP माइनस नेट इनकम फ्रॉम अब्रोड होता है। यहां अगर हम लोग देखेंगे NNP-MP बराबर GNP-MP माइनस डेप्रिसिएशन होगा, और दूसरे इक्वेशन के रूप में देख सकते हैं NNP-MP बराबर NDP-MP प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड, या इसी को देखिएगा NIFA भी लिखते हैं, तो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं। तो ये इक्वेशन को देख लीजिए। तो अब मुझे लगता है ये चौथी जो अवधारणा है ये भी अच्छी तरह से आपको समझ में आ गया होगा। अब आपको मैंने बताया था
जब भी एमपी यानी बाजार कीमत के कंसेप्ट में बात करेंगे, बाजार कीमत के कंसेप्ट में बात करेंगे तो चार ही अवधारणा है, जीडीपी एमपी, जीएनपी एमपी, एनएनपी एमपी और आपका हो जाएगा एनडीपी एमपी। यही चार अवधारणाएं हैं। इसी से लेकर आपको जैसे ही एमपी को बदल दीजिएगा एफसी में, यानी बाजार कीमत को बदल दीजिएगा साधन कीमत पर, तो आपको और चार कंसेप्ट आ जाएंगे, जीडीपी एफसी, जीएनपी एफसी, एनएनपी एफसी और आपको एनडीपी एफसी बन जाएंगे। अब हम लोग आते हैं, सबसे पहला हम लोग फिर से अब पांचवा कंसेप्ट में आते हैं और वो हो गया आपको जीडीपी एफसी। जीडीपी एफसी मतलब समझिए ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। हम लास्ट जो मेरा नेशनल इनकम का पार्ट 4-5 था उसमें मैं ऑलरेडी लास्ट क्लास में बता चुका हूं कि ये मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट क्या होता है, तो आप उसको अच्छी तरह से देख लीजिए, क्योंकि हर दिन अगर मैं बताते जाऊंगा तो फिर मैं आगे नहीं बढ़ पाऊंगा। उसको आप देख लीजिए, अगर नहीं समझ में आता है फिर भी तो आप मुझे सीधे कॉल कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में टाइप करके अपना प्रश्न को बता सकते हैं, मैं तुरंत आपको आंसर दूंगा। ओके, इसी को हिंदी में कहते हैं साधन लागत पर सकल घरेलू उत्पाद। ठीक है, अब इसका क्या होगा देखिए, इसका डेफिनेशन क्या होगा, साधन लागत पर सकल घरेलू उत्पाद, ध्यान दीजिएगा, साधन लागत पर सकल घरेलू उत्पाद एक वर्ष के दौरान देश की घरेलू सीमा में सृजित साधन आय का कुल जोड़ क्या होगा, सकल घरेलू उत्पाद साधन लागत पर होगा। ध्यान दीजिए, इसको ऐसे समझिए, एक देश के घरेलू सीमा के अंतर्गत एक वित्तीय वर्ष में वस्तुओं के उत्पादन करने के, वस्तुओं और सेवाओं को उत्पादन करने के लिए जितने भी साधन लगाया जाता है, उन सभी साधनों को जो भुगतान किया जाता है, साधनों को किए गए भुगतान का योग क्या होगा, जीडीपी एफसी होगा। ध्यान दीजिएगा, जीडीपी एफसी होगा। ओके, यहां कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब इसको इक्वेशंस के फॉर्म में देखेंगे तो आप इसको ऐसे भी डेफिनेशन कर सकते हैं, इसका डेफिनेशन ऐसे भी बना सकते हैं। सबसे पहले आप सकल घरेलू उत्पाद बाजार कीमत का डेफिनेशन दे दीजिए और उसके बाद आप उसमें जीडीपी एफसी की ओर चले जाइए। तो क्या बोलेंगे, एक देश के घरेलू सीमा के अंतर्गत एक वित्तीय वर्ष में उत्पादित समस्त वस्तुओं और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य को बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं, जिसमें अगर शुद्ध अप्रत्यक्ष कर को घटा दिया जाए, निकाल दिया जाए, तो जो राशि की प्राप्ति होगी वही साधन लागत पर या साधन कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद कहलाएगा। यहां तक कोई डिफिकल्ट नहीं होना चाहिए। तो अगर हम जीडीपी एफसी को निकालेंगे तो जीडीपी एमपी को आपको अच्छी तरह से पता है, इसमें से हम एनआईटी यानी क्या होगा, नेट इनडायरेक्ट टैक्स को घटा देंगे तो वो क्या हो जाएगा, मेरा सकल घरेलू उत्पाद साधन लागत पर प्राप्त हो जाएगा। अब यहां देखिए, इस इक्वेशन को ऐसा भी बना सकते हैं, जीडीपी एमपी माइनस एनआईटी बराबर क्या होता है, आईटी माइनस सब्सिडी। आईटी क्या है आपको पता होना चाहिए, इनडायरेक्ट टैक्स के लिए हम आईटी शब्द का संकेत का प्रयोग कर रहे हैं और एस सब्सिडी का प्रयोग कर रहे हैं। इसको अगर हम लोग इक्वेशन को इस तरह से बना सकते हैं, आईटी प्लस सब्सिडी, सिंप्लीफाई करिएगा तो इस तरह से दिखाई पड़ेगा। यहां कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, यहां तक मुझे लग रहा है कोई दिक्कत नहीं है। जीडीपी एफसी का ऑलरेडी आपको इक्वेशंस प्राप्त हो गया है। अगर मान लीजिए जीडीपी एफसी है तो मेरा छठा जो मेरा कंसेप्ट होगा, ये तो पांचवा था, यस, छठा जो मेरा कंसेप्ट आप हम लोग देखेंगे जीएनपी एफसी, यानी क्या होगा,
साधन लागत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद, साधन लागत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद, यानी इसको इंग्लिश में लिख सकते हैं ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। अब देखिए साधन लागत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद का जो डेफिनेशन है उसको अगर आप देखेंगे तो वो कैसे हो सकता है। देखिए, एक वित्तीय वर्ष में देश के सामान्य निवासियों के द्वारा उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के लिए जितना साधन का भुगतान किया जाता है उसे हम लोग जीएनपीएफसी या साधन लागत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद कहते हैं। यानी जीएनपीएफसी एक राष्ट्रीय अवधारणा है जिसमें विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय को क्या करते हैं, शामिल करते हैं। ठीक है, तो जीडीपीएफसी का डेफिनेशन आपको पता था, तो जीएनपीएफसी निकालने के लिए आपको जीडीपीएफसी में से प्लस कर देंगे नेट इनकम फ्रॉम एब्रोड या नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड। अगर इसको हम लोग कर देंगे तो हमको क्या मिलेगा, जीएनपीएफसी मिल जाएगा। इसको और सिंप्लीफाई करते हैं तो जीडीपीएफसी बराबर प्लस एक्स माइनस एम कर देंगे, या जीडीपीएफसी प्लस बराबर जीएनपीएफसी बराबर जीडीपीएफसी प्लस एक्स माइनस एम। ये x माइनस एम, एक्स क्या है, m क्या है, ये सब आपको पता है। x निर्यात के लिए प्रयोग कर रहे हैं और m आयात के लिए प्रयोग कर रहे हैं। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है किसी को। अब देखिए जीएनपीएफसी जो है इसको आप ऐसा भी इक्वेशन बना सकते हैं, अगर जीएनपीएमपी पता है तो माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्स उसमें कर दीजिएगा तो भी आपको मिल जाएगा। नेट इनडायरेक्ट टैक्स करेंगे तो भी मिल जाएगा। या इसको आप ऐसा लिख सकते हैं जीएनपीएमपी यानी जीएनपीएफसी बराबर माइनस आईटी माइनस सब्सिडी को हम लोग क्या कहते हैं, आईटी माइनस सब्सिडी, नेट इनडायरेक्ट टैक्स होता है। इसको अगर आप सिंप्लीफाई कीजिएगा तो हो जाएगा जीएनपीएमपी माइनस आईटी प्लस सब्सिडी। ये भी एक इक्वेशन बन गया। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब एक क्वेश्चन कभी भी आएगा, जीडीपीएफसी और जीएनपीएफसी में क्या अंतर है भाई, तो ध्यान दीजिएगा ये क्या है, एक घरेलू अवधारणा है और ये क्या है, एक राष्ट्रीय अवधारणा है। इसमें क्या होता है, नेट इनकम फ्रॉम एब्रोड क्या रहता है, इसमें शामिल नहीं रहता है, जबकि इसमें नेट इनकम फ्रॉम एब्रोड को क्या करते हैं, को शामिल करते हैं। इसीलिए एक राष्ट्रीय अवधारणा है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगा। अब हम लोग आते हैं एनडीपीएफसी। अगला कंसेप्ट जो हम लोग देखते हैं वो है एनडीपीएफसी। एनडीपीएफसी यानी इसको हम लोग क्या कहते हैं, साधन लागत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद, साधन लागत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद या नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। ये कैसे होता है देख लीजिए, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। उत्पादक साधनों को, ध्यान दीजिए, उत्पादक साधनों को उनकी उत्पादकीय सेवाओं के बदले लगान, मजदूरी, ब्याज और लाभ के रूप में जो पुरस्कार देते हैं, ये साधन पुरस्कार जो होते हैं क्या होते हैं, उत्पादकों के लिए लागत होते हैं, लेकिन साधन स्वामियों के लिए क्या होते हैं, आय होती है। इसलिए इन साधनों के फलस्वरूप प्राप्त होने वाले उत्पाद को साधन लागत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद कहते हैं। यहां ये तो डेफिनेशन बहुत टेक्निकली है, अब सिंपल समझिए कि एनडीपीएफसी बराबर
NDP-MP माइनस NIT, इसको देखते हुए डेफिनेशन दीजिए। तो क्या डेफिनेशन देंगे, देखिए सबसे पहले आप इसका डेफिनेशन दीजिए। NDP-MP का क्या है, ध्यान दीजिए। NDP-MP का डेफिनेशन क्या बताए थे आपको हम, एक वित्तीय वर्ष में एक देश की घरेलू सीमा के अंतर्गत उत्पादित समस्त वस्तुओं और सेवाओं के शुद्ध मौद्रिक मूल्य को, ध्यान दीजिएगा, उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के शुद्ध मौद्रिक मूल्य को एक देश के घरेलू सीमा के अंतर्गत एक वित्तीय वर्ष में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के शुद्ध मौद्रिक मूल्य को क्या कहते हैं, NDP-MP कहते हैं। और NDP-MP एक घरेलू कंसेप्ट है, इसमें देशवासियों का भी आय सम्मिलित है और विदेशियों का भी आय सम्मिलित है। यदि NDP-MP में से जो शुद्ध घरेलू उत्पाद बाजार कीमत पर प्राप्त हुआ है, उसमें शुद्ध अप्रत्यक्ष कर को घटा देंगे, निकाल देंगे, तो जो राशि की प्राप्ति होगी वो हो जाएगा NDP-FC या साधन लागत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद। तो डेफिनेशन क्लियर हुआ कि नहीं, एक का डेफिनेशन जानते हैं तो दूसरा का डेफिनेशन वहीं से आप निकाल सकते हैं, उसके बारे में आप उसको आसानी से उसके मीनिंग को लिख सकते हैं। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए NDP-FC का क्या क्या फॉर्मूला हो सकता है। एक तो फॉर्मूला आपके सामने दिखाई पड़ रहा है। अगर मान लीजिए हम NDP-FC का फॉर्मूला अगर हम बनाना चाहते हैं तो हम क्या क्या बना सकते हैं, देखिए NDP-MP, तो अगर मान लेते हैं NNP-MP माइनस नेट इनकम फ्रॉम एब्रोड माइनस NIT करेंगे तो बनेगा कि नहीं, यस क्लियर बनेगा। इसी को सिंप्लीफाई कीजिएगा तो NNP-MP माइनस X माइनस M माइनस IT माइनस सब्सिडी होगा। इसी को सिंप्लीफाई कीजिएगा तो MP X प्लस M माइनस IT प्लस सब्सिडी होगा। लिख सकते हैं, ये भी कोई दिक्कत नहीं है। और एक हम लोग फॉर्मूला डिराइव करने का प्रयास करते हैं। NDP-FC का फॉर्मूला हम लोग डिराइव करते हैं तो क्या होगा, देखिए हम इसको कर सकते हैं GNP-MP माइनस डेप्रिसिएशन माइनस X प्लस M माइनस IT प्लस सब्सिडी, ये भी लिख सकते हैं मित्रों। और अगर इसको और सिंप्लीफाई करना चाहते हैं तो देख लीजिए GDP-MP प्लस नेट इनकम फ्रॉम अब्रोड माइनस डेप्रिसिएशन माइनस X प्लस M माइनस IT प्लस सब्सिडी भी लिख सकते हैं। इसको लिख सकते हैं GDP-MP प्लस X माइनस M माइनस D X प्लस M माइनस IT प्लस सब्सिडी। इसको अगर सिंप्लीफाई करेंगे, अभी तक सिंप्लीफाई करते हैं तो प्लस X माइनस M माइनस D माइनस X प्लस M माइनस IT प्लस सब्सिडी लिख सकते हैं। अब देखिए प्लस X माइनस X कटेगा, माइनस M प्लस M कटेगा, तो क्या दिख रहा है GDP-MP माइनस डेप्रिसिएशन माइनस इनडायरेक्ट टैक्स प्लस सब्सिडी। तो देख लीजिए ये भी इक्वेशन लिख सकते हैं। तो कई इक्वेशन बना सकते हैं। यदि आप उस चार्ट को अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा तो आप कई तरह के इक्वेशन बनाएगा और इससे आपका उत्तर जो होगा एक साइंटिफिक वे में आप इसका आंसर लिख सकते हैं और आप अच्छे मार्क्स की प्राप्ति कर सकते हैं। कहानी बनाने से इंडियन इकोनॉमी में नंबर नहीं मिलेगा। और एक चीज ध्यान दीजिएगा, हर नोट्स को पढ़ते समय या किसी भी पेपर को पढ़ते समय मेरा RQ को याद कीजिएगा, रीड राइट एंड रिवाइज, रिवाइज राइट एंड रीड, रीड राइट एंड रिवाइज, राइट रीड एंड रिवाइज, रिवाइज रीड एंड राइट। मतलब आपको फॉलो करना है, पर डे लिखना है और अच्छी तरह से आप आसानी से अच्छी मार्क्स की प्राप्ति कर सकते हैं अगर आप ईमानदारी से मेहनत करेंगे। अब लास्ट हमारा जो कंसेप्ट है वो है NNP-FC, सॉरी 8वां जो कंसेप्ट, लास्ट नहीं है, NNP-FC, यानी इसको कहते हैं
साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, यानी नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। कोई दिक्कत नहीं है यहां तक। अब देखिए, जब भी आपको हम लोग राष्ट्रीय आय बोलते हैं, जब भी हम लोग नेशनल इनकम बोलेंगे, तो नेशनल इनकम जो बोलते हैं तो उसमें नेशनल इनकम में कौन सा कंसेप्ट के बारे में बात करते हैं? एनएनपीएफसी के बारे ही बात करते हैं। यानी राष्ट्रीय आय बोलेंगे या एनएनपीएफसी बोलेंगे, ये शुद्ध शब्दों में, ये शुद्ध शब्दों में एक आर्थिक शब्दावली के रूप में एनएनपीएफसी बोलते हैं और बोलचाल की भाषा में उसको हम लोग राष्ट्रीय आय बोलते हैं। यानी एनएनपीएफसी को ही हम लोग क्या बोलते हैं? राष्ट्रीय आय बोलते हैं। अब देखिएगा इसका क्या डेफिनेशन हो सकता है, इसका क्या डेफिनेशन हो सकता है, इसको आप लोग देखिए। एनएनपीएफसी जो है, साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद से जो तात्पर्य है, साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद यानी एनएनपीएफसी से क्या तात्पर्य है? एक लेखा वर्ष में, एक लेखा वर्ष में, एक लेखा वर्ष में एक उत्पादन प्रक्रिया के दौरान साधन लागत पर हुई शुद्ध मूल्य वृद्धि से है। यानी एक वर्ष के दौरान उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का जो शुद्ध मूल्य होगा, उनके द्वारा, साधनों द्वारा जो अर्जित आय होगा, वही मेरा क्या होगा? राष्ट्रीय आय या एनएनपीएफसी कहलाएगा। ठीक है, इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं, एक देश के घरेलू सीमा के अंतर्गत एक वित्तीय वर्ष में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के शुद्ध मौद्रिक मूल्य को शुद्ध घरेलू उत्पाद बाजार कीमत पर कहते हैं। यदि उसमें क्या करेंगे? विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय को जोड़ दिया जाए तो उससे जो राशि की प्राप्ति होती है वही साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद कहलाता है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। यानी अब देखिए, इस एनएनपीएफसी जो है, इसका जो कंसेप्ट है, इसको आप अच्छी तरीके से याद कीजिएगा। इसका कई इक्वेशन बनेगा, सब इक्वेशंस को हम आपके सामने बना दे रहे हैं। तो एनएनपीएफसी जो होगा, उसका सबसे पहला पहला इक्वेशन बनाने का प्रयास करते हैं। पहला डेफिनेशन क्या किए? एनडीपीएफसी प्लस नेट इनकम फ्रॉम अब्रोड किए थे। तो ये एक डेफिनेशन, इसका क्या इक्वेशन बन जाएगा? x माइनस एम हो जाएगा। ये एक हो गया इक्वेशन, पहला इक्वेशन क्लियर हो गया। दूसरा इक्वेशन बनाने का प्रयास करते हैं। एनएनपीएफसी बराबर जीएनपीएमपी माइनस डेप्रीशिएशन माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्स, तो भी बनेगा। देख लीजिए, यहां हम हैं, यहां है, यहां है, सब आपका चार्ट याद हो रहा है ना? है, हम यहां से चल रहे हैं, यहां से चले यहां, तो क्या किए? माइनस डेप्रिसिएशन किए, माइनस डेप्रिसिएशन हो गया तो मेरा क्या मिलेगा? एनएनपीएमपी मिलेगा। एनएनपीएमपी से जब हम यहां जाएंगे माइनस एनआईटी करेंगे तो मेरा एनएनपीएफसी मिल जाएगा। तो चलिए, एक डेफिनेशन हो गया। अब हम लोग आते हैं, तीसरा इक्वेशन बनाते हैं। एनएनपीएफसी बराबर जीडीपीएमपी, ध्यान दीजिए, जीडीपीएमपी प्लस नेट इनकम फ्रॉम अब्रोड माइनस डेप्रिसिएशन माइनस एनआईटी। अब देखिए इसमें हमने क्या क्या काम किया, इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। जीडीपीएमपी प्लस एक्स माइनस एम माइनस डेप्रिसिएशन माइनस आईटी प्लस सब्सिडी। अब इसको हम लोग कैसे बनाएं? सो देखिए, ये चार्ट आपके सामने है। अब हम कहां कहां से कैसे गए हैं तभी इक्वेशन की प्राप्ति हुई है, उसको देखो। अब देखिए आप लोग, हम कहां थे? यहां से चलना शुरू किए हैं, पहले यहां गए,
यहां से यहां आए और यहां से फिर हमको यहां आए, यही ना हमको जाना था। अब देखिए यहां से अगर हम माइनस NIFA कर देंगे, सॉरी प्लस NIFA करेंगे तो ये बना, फिर यहां से माइनस डिप्रिसिएशन करेगा तो यहां आ गए, और यहां माइनस NIT कर दिए, नेट इनडायरेक्ट कर दिए, तो हम पहुंच गए कि नहीं। यानी हम कहां से कहां गए, इसको देखिए, यहां से यहां गए, यहां आए और फिर हम यहां आ गए। तो ये इक्वेशन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट इक्वेशन बनाने का प्रयास करते हैं, इक्वेशन 4 इक्वेशन बनाते हैं। NNPFC, आप यहां से भी जा सकते हो, इसको लिख सकते हैं NDPFC प्लस NIT प्लस नेट इनकम फ्रॉम अब्रोड माइनस NIT। ये क्या काम किए, देखिए हम कहां थे, देख लीजिए हम कहां थे, कहां से जा रहे हैं, हम हैं NDPFC, यहां हैं, यहां से गए यहां, तो क्या कर दिए, NIT को जोड़ दिए, यहां से ऊपर गए, यहां पहुंचे तो NIFA को जोड़ दिए। अब यहां से यहां हम आ जाएंगे, यहीं पहुंचना था मेरा डेस्टिनेशन, तो NIT को क्या करेंगे, घटा देंगे, तो मेरा ये भी बनेगा कि नहीं। इसी को अगर सिंप्लीफाई कीजिएगा, इसी इक्वेशन को और सिंप्लीफाई कीजिएगा तो आपको ये मिलेगा, NDPFC प्लस IT माइनस सब्सिडी प्लस X माइनस M माइनस IT प्लस सब्सिडी। अब देखिए इस प्लस IT माइनस सब्सिडी प्लस सब्सिडी घटेगा, तो NDPFC प्लस X माइनस M भी लिख सकते हैं, तो ये भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं। आप देख लीजिए कौन सा इक्वेशन आपको पसंद आ रहा है वो लिखिए। नेक्स्ट इक्वेशन आते हैं, हम लोग इस साइड से जाने का प्रयास करते हैं, इधर से हम इधर आने का प्रयास करते हैं, तो क्या क्या इक्वेशन बना सकते हैं देख लीजिएगा। NNPFC बराबर आप लिख सकते हैं GDPFC क्या होगा, GDPFC माइनस डेप्रिसिएशन प्लस नेट इनकम फ्रॉम अब्रोड। अब इसका कैसे बनाए सो देखिए, हम ये आपके सामने एक डायग्राम के साथ समझाने का प्रयास कर रहे हैं, आपको मैं बता दे रहा हूं, देख लीजिए। मानता हूं कि मैं बहुत अच्छा नहीं बता रहा हूं आपको, लेकिन आपको एक परीक्षार्थी की तरह परीक्षा की तैयारी करा रहा हूं, बस और कुछ नहीं। एक परीक्षार्थी की तरह परीक्षा की तैयारी करा रहा हूं, और अगर आप मुझसे जुड़े हुए हैं और आप मुझसे फॉलो कर रहे हैं, सभी वीडियो को देख रहे हैं, तो आपका मार्क्स बेस्ट आने में से कोई रोक नहीं सकता है। आप दुनिया है, मार्केट है, बाजार है, आप देख सकते हैं, आपको जो पसंद है कीजिए, और अगर आपको पसंद नहीं आ रहा तो तुरंत स्किप कर जाइए, और पसंद आ रहा है तो पूरा देखिए, तभी आपको समझ में आएगा। पार्ट करके देखिएगा, स्किप करके देखिएगा तो कुछ समझ में नहीं आएगा। हम कहां थे, NNPFC, हमको जाना है यहां, हम कहां हैं, ध्यान दीजिए, हम इस जगह पर हैं, तो यहां से हम यहां गए, तो क्या किए, माइनस डिप्रिसिएशन किए, देख लीजिए। यहां से हमको यहां जाना है, तो नेट इनकम फ्रॉम अब्रोड को क्या करेंगे, जोड़ देंगे, तो ये इक्वेशन मिल गया। और इक्वेशन एक बनाते हैं, NNPFC बराबर आप ये भी बना सकते हैं, GNPFC माइनस नेट इनकम फ्रॉम अब्रोड माइनस डेप्रिसिएशन प्लस नेट इनकम फ्रॉम अब्रोड। अब देखिए हम कहां से चलना शुरू किए तो कैसे जा रहे हैं, हम हैं यहां और हमको आना है यहां, तो आप यहां से यहां पहले गए,
तो क्या किए, माइनस नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड घटा दिए। फिर यहां से हम यहां आए तो डेप्रिसिएशन घटा दिए, यहां से ऊपर जाए तो नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड जोड़ देंगे। ये भी काम कर सकते हैं, या आप यहां से डायरेक्ट यहां आइएगा तो इसको कट जाएंगे तो क्या मिलेगा, जीएनपीएफसी घटाओ डेप्रिसिएशन। आप यहां से डायरेक्ट भी आप यहां आ सकते हैं, तो उसमें क्या होगा, माइनस डेप्रिसिएशन घटा दीजिएगा। तो एक ये भी इक्वेशन हो गया। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है तो मुझे पूछ सकते हैं, आप डाउट है तो क्वेश्चंस कर सकते हैं। ऑलरेडी मैं आप लोगों के लिए डिस्क्रिप्शंस में व्हाट्सएप ग्रुप का जो मोबाइल नंबर है, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक, टेलीग्राम का लिंक सभी मैं डाल देता हूं, और आप मुझे डायरेक्ट टेलीफोन भी कर सकते हैं, फ़ोन कर सकते हैं और पूछ सकते हैं। तो यहां तक मुझे लगता है किसी को कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब हम लोग आते हैं, जो हम लोग 8 देख चुके हैं और हमारे पास 4 हमारे पास और कंसेप्ट है, वो चारों कंसेप्ट को हम लोग और खत्म करके आज सभी चारों 12 जो मेरा कंसेप्ट है उसको अच्छी तरह से देख लेंगे। अगला जो कंसेप्ट आता है वो है व्यक्तिगत आय। अगला जो कंसेप्ट है, 9वां जो कंसेप्ट है वो है आपको व्यक्तिगत आय। इससे पहले हमको बात करना पड़ेगा प्राइवेट इनकम की, सॉरी, इसके पहले हम लोग देख लेंगे सबसे पहले हम लोग देख लेंगे निजी आय, प्राइवेट इनकम। देखिए, आपको तो राष्ट्रीय आय की प्राप्ति हो चुकी, एनएनपीएफसी निकल चुका, यहां तक किसी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इस एनएनपीएफसी में 2 तरह की आय शामिल है, निजी आय प्लस सरकारी आय। क्लियर है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। निजी आय का मतलब क्या होता है, निजी व्यक्तियों की इनकम। तो जैसे मान लीजिए एक राम है, इसका अपना इनकम, इसका इतना इनकम। अगर एक देश में केवल 3 ही व्यक्ति रहते हैं तो तीनों का इनकम को जोड़ देंगे तो मेरा क्या होगा, प्राइवेट इनकम निकल जाएगा कि नहीं। यानी निजी स्रोतों से, निजी क्षेत्र को, या इसको ऐसा कह सकते हैं, निजी क्षेत्र की आय प्लस सार्वजनिक क्षेत्र की आय क्या हो जाएगा, एनएनपीएफसी होगा। तो अगर आपको निजी क्षेत्र की आय निकालना है, निजी क्षेत्र की आय या निजी आय निकालना है, तो एनएनपीएफसी में से सार्वजनिक क्षेत्र की आय को घटा देंगे तो क्या मिल जाएगा, प्राइवेट इनकम मिल जाएगा। लेकिन अब इसको देखिए, अच्छी तरह से इसको समझने का प्रयास कीजिएगा कि प्राइवेट इनकम का जो फॉर्मूला है, इसको पूरा ही लिखिएगा, प्राइवेट इनकम को पीआई नहीं लिखते हैं, प्राइवेट इनकम। तो क्या क्या करते हैं सो देख लीजिएगा, एनएनपीएफसी घटाओ सरकार की आय प्लस हस्तांतरित आय प्लस सार्वजनिक ऋण पर ब्याज। आप ध्यान दीजिएगा इसको, देखो देश की जो भी राष्ट्रीय आय हुआ उसमें से सरकार की आय को घटा दिए। इसको ऐसा बनाते हैं, रुकिए तो ज्यादा अच्छा समझ में आएगा, आप अच्छी तरह समझ सकते हैं। ये देखिए, मान लीजिए एनएनपीएफसी है, इसमें से सरकार की आय को घटा दीजिएगा। लेकिन एक चीज ध्यान दीजिएगा, सरकार हम लोग को हस्तांतरण आय देती है कि नहीं, बिना काम का पैसा देती है कि नहीं, जैसे वृद्धावस्था पेंशन, बेरोजगारी भत्ता, स्कॉलरशिप, छात्रवृत्ति, ये सब देती है। तो वो मेरा निजी इनकम में क्या हो जाएगा, जुड़ेगा कि नहीं, हस्तांतरित आय हो गया। साथ ही साथ अगर हम लोग सार्वजनिक क्षेत्र को ऋण दिए हैं
और अगर कोई भी प्राइवेट व्यक्ति सार्वजनिक क्षेत्र को ऋण दिया है तो उसको उनको ब्याज के रूप में आय प्राप्त होगी कि नहीं, इसीलिए सार्वजनिक ऋण पर ब्याज को क्या किए, जोड़ दिए हैं। तो ऐसा करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, निजी आय की प्राप्ति हो जाएगी। कोई दिक्कत नहीं है यहां तक। इसके अलावे अब यहां देखिए, निजी आय की जब भी बात करेंगे, प्राइवेट इनकम की बात करेंगे, तो देखिए और क्या क्या कर सकते हैं। एक और आप कर सकते हैं, ये इक्वेशन को देख सकते हैं, NNPFC बराबर आपको कर सकते हैं, सॉरी निजी आय ना, NNPFC में से घटा दीजिए, सॉरी जोड़ दीजिएगा हस्तांतरित आय। ठीक है, तो हस्तांतरण में दो तरह का होता है, ध्यान दीजिएगा। हस्तांतरित आय को जब भी बात करेंगे तो दो तरह से होगा, सरकार से निजी क्षेत्र को हस्तांतरित आय एवं शेष विश्व से निजी क्षेत्र को हस्तांतरित आय। तो यहां दो तरह का होगा, एक तो घरेलू में भी होता है और विदेश से भी हस्तांतरण किया जाता है, तो इसको ध्यान दीजिएगा। सार्वजनिक ऋण पर ब्याज ये तो जोड़े ही थे, माइनस क्या करेंगे, सरकार की आय या सार्वजनिक आय को घटा देंगे, और साथ ही साथ ध्यान दीजिएगा माइनस सामाजिक सुरक्षा में कर्मचारियों का योगदान, या आप सिंपल समझिए ग्रुप इंश्योरेंस के रूप में, या जो भी आप पीएफ के रूप में पैसा कटवाते हैं उसको भी इसमें क्या करना है, घटा देना है, तभी आपको प्राइवेट इनकम मिलेगा। अब हम लोग का एक नया कंसेप्ट है, प्राइवेट इनकम के बाद एक नेक्स्ट है 10वां जो कंसेप्ट है वह है व्यक्तिगत आय। तो व्यक्तिगत आय को इंग्लिश में ध्यान दीजिएगा, पर्सनल इनकम। प्राइवेट इनकम और पर्सनल इनकम में अंतर है, ध्यान दीजिएगा। अब देखिएगा, जितने भी आपको निजी आय की प्राप्ति हुई वो समस्त आपका पर्सनल इनकम नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, उसके पीछे रीजन ये है कि जो भी कॉरपोरेट प्रॉफिट टैक्स है वो घटा ले लिया जाता है, और साथ ही साथ अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट को भी क्या कर लिया जाता है, माइनस कर लिया जाता है। तो व्यक्तिगत आय जब भी बोलेंगे, पर्सनल इनकम जब भी बोलेंगे, तो क्या होगा, प्राइवेट इनकम घटाओ निगम लाभ कर घटाओ क्या हो जाएगा, अवितरित लाभ। ये जब करेंगे तो मेरा क्या होगा, पर्सनल इनकम होगा। इसको थोड़ा सा समझ लीजिए, इसको अच्छी तरह से समझ लीजिए। जैसे मान लीजिए एक कॉरपोरेट व्यक्ति लोग हैं, ये लोग सभी क्या है, ये तीनों मिलके उत्पादन का काम कर रहे हैं। इसने 100 रुपया लगाया था पूंजी, इसने 200 रुपया लगाया था, और इसमें 300 रुपया लगाया था। ये तीनों मिलके एक उत्पादन का काम कर रहे थे। उत्पादन का काम किए और इससे इनको जो भी राशि की प्राप्ति हुई, बेचने, उत्पादित वस्तुओं को बेचने से जो राशि की प्राप्ति होगी, इन तीनों व्यक्तियों का क्या हो जाएगा जी, प्राइवेट इनकम हो गया। लेकिन पर्सनल इनकम की जब भी बात करेंगे तो क्या होगा, ये लोग फ्यूचर में, भविष्य में और अधिक उत्पादन करने के लिए क्या करते हैं, जो भी इनको प्रॉफिट हुआ तो उसमें से प्रॉफिट टैक्स के रूप में ये लोग क्या करते हैं, भुगतान करते हैं कि नहीं, करेंगे। साथ ही साथ ये लोग क्या करेंगे, जो प्रॉफिट होगा उसका कुछ भाग आपस में डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे। ये लोग क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि भविष्य के लिए इनको पूंजी जमा करके रखने के लिए, भविष्य में उत्पादन का कार्य को करने के लिए अब उनके लाभ को क्या करना पड़ता है, पूंजी के रूप में रखना पड़ता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट कहते हैं। तो इस तरह से प्राइवेट इनकम में से जब निगम लाभ कर को घटा देंगे और अवितरित लाभ को कर को घटा देंगे, उसके बाद प्रत्येक व्यक्ति को जो मिलेगा वही क्या होगा, इनका पर्सनल इनकम कहलाएगा। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है।
अगला हम लोग आते हैं 11वां कंसेप्ट, वो है व्यक्तिगत प्रयोज्य आय, या इसी को कहते हैं पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम या व्यक्तिगत प्रयोज्य आय। अब देखिए, जो भी आपको पर्सनल इनकम मिला, व्यक्तिगत आय हुआ, वो समस्त आप खर्च करने के लिए क्या होते हैं, योग्य नहीं होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इस व्यक्ति का पर्सनल इनकम 1000 रुपया प्राप्त हुआ, इस 1000 रुपया को, ये समस्त आय को ये खर्च नहीं कर सकता है, खर्च नहीं कर सकता है। क्यों नहीं कर सकता है भाई, क्यों नहीं करेगा, इसका इनकम है तो क्यों नहीं कर सकता है खर्च? तो ध्यान दीजिए, क्यों खर्च नहीं कर सकता है, क्योंकि इसको सबसे पहले इस इनकम में से क्या काट लिया जाएगा, प्रत्यक्ष कर को क्या कर लिया जाएगा, काट लिया जाएगा, ले लिया जाएगा। इसके अलावे ये किसी भी प्रकार का कोई दंड अपराध करता है तो अनिवार्य दंड के रूप में कोई राशि मिल सकता है, या ये क्या करता है, अपने बच्चों को अगर कहीं एडमिशन कराया तो वहां फी जमा करता है, या रोड टैक्स जमा करता है, तो उन सब को क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। उसके बाद जो राशि मिलेगा उसी को वो, उसका परिवार खर्च करने लायक बन सकता है, अधिकार होता है, और वही राशि वो खर्च कर सकता है। इसीलिए पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम का अगर पीडीआई का फॉर्मूला लिखेंगे तो पर्सनल इनकम यानी व्यक्तिगत आय घटाओ डायरेक्ट टैक्स घटाओ क्या हो जाएगा, अनिवार्य शुल्क एवं दंड के जो रूप में जो भी राशि ये चुकाता है वो हो जाएगा पीडीआई या पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग आते हैं 12वां जो कंसेप्ट है वो है, हम लोग देखते हैं राष्ट्रीय प्रयोज्य आय यानी नेशनल डिस्पोजेबल इनकम, या इसी को हम लोग लिखेंगे एनडीआई। अब देखो, एक हमारा एनएनपीएफसी मिला था जो मेरा क्या था, राष्ट्रीय आय था। तो कोई भी देश अपने समस्त एनएनपीएफसी को खर्च नहीं कर सकता है, उसके अधिकारी नहीं है वो देश उस समस्त राशि को खर्च करने की योग्यता नहीं रखता है। क्यों नहीं रखता है, इसका कारण क्या है, क्योंकि इसमें कई राशियां माइनस करनी पड़ती है। तो एनडीआई बराबर, तो एनएनपीएफसी जो हमारा राष्ट्रीय आय हुआ उसमें से नेट इनडायरेक्ट टैक्स को जोड़ देंगे प्लस शेष विश्व से शुद्ध वर्तमान अंतरण। इसको समझा रहे हैं, अंतरण क्या होता है, यानी इसको आप देख सकते हैं एनएनपीएफसी प्लस क्या होगा, आईटी माइनस सब्सिडी प्लस शेष विश्व से शुद्ध वर्तमान अंतरण। ये क्या है तो देख लीजिए, शुद्ध वर्तमान अंतरण क्या है देख लीजिए। यानी ये जो राशि होगा वो राशि क्या कर सकता है, कोई भी देश खर्च कर सकता है। क्योंकि आईटी का अप्रत्यक्ष कर के रूप में भी प्राप्त होती है सरकार को, तो आईटी जुड़ेगा, लेकिन सरकार क्या करती है, अपनी राष्ट्रीय आय में से कुछ राशि उत्पादकों को उत्पादन कार्य में योगदान करने के लिए देती है, तो वो राशि घटा देना पड़ेगा। तो अगर मान लीजिए आप कहिएगा कि अगर, यहां ध्यान दीजिए क्वेश्चन कभी आ सकता है, यदि आईटी इज लेस देन सब्सिडी है, आईटी इज लेस देन सब्सिडी यानी सब्सिडी अधिक है, तो ध्यान दीजिएगा एनडीआई जो होगा वो लेस देन एनएनपीएफसी होगा। और अगर आईटी इज ग्रेटर देन सब्सिडी है, आईटी जो है मेरा ग्रेटर देन सब्सिडी है, तो एनडीआई जो होगा ग्रेटर देन एनएनपीएफसी होगा। ये भी चीज को ध्यान दीजिएगा। ये सब चीज कुछ ऐसा कंसेप्ट है जिसको आप थोड़ा सा लॉजिकली आप ध्यान देंगे ना तो बहुत सारे इससे आंसर निकल सकता है और ऑब्जेक्टिव में भी आप आसानी से बना सकते हैं। तो मित्रों, आज हम लोग टोटल 12 कंसेप्ट देखे हैं
12 कंसेप्ट देखे हैं। 12 कंसेप्ट को पूरी तरीके से मैं मैथमेटिकली एक्सप्लेन के साथ, इक्वेशंस के साथ बताने का प्रयास किया हूं। अगर आप इन सभी चीजों को आप किसी आंसर में, जो आपको नेशनल इनकम का जो कंसेप्ट है, राष्ट्रीय आय की अवधारणाओं को लिखने के लिए अगर प्रश्न आता है, लॉन्ग आंसर आता है, तो आप आसानी से इतना अगर लिख दीजिएगा तो मित्रों आपको अच्छे मार्क्स प्राप्त करने से कोई रोक नहीं सकता है। तो आप इसको अच्छी तरह से देख लीजिए। अगला जो मेरा जो क्लास रहेगा वो क्लास रहेगा, हम लोग किस पर करेंगे, राष्ट्रीय आय के मापने की विधि को देखेंगे। तो मुझे लगता है आप सभी ये चीज को देख लीजिए, अच्छी तरह से देखिए, पूरी वीडियो को अच्छी तरह से देखिए। स्किप करके देखिएगा तो नहीं समझ में आएगा। आप और उसको सभी को अच्छा से जानने के लिए आप सबसे पहले तो ये चार्ट को अच्छी तरह से याद कर लीजिए, ये चार्ट को देख लीजिए। ये चार्ट को जब आप देखेंगे ना, इस चार्ट को जब आप अच्छी तरह से देखेंगे इस चार्ट को, तो आप समझ लीजिए इस चार्ट को अब अगर अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा तो आपको इस कंसेप्ट को बनाने में कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। और अगर आप चार्ट को अच्छा तरह से याद नहीं किए हैं तो काफ़ी दिक्कतें आएंगी, ठीक है। और इसको बार बार आप बिना देखे बार बार पढ़िए, बनाइए, लिखिए। पहले तो देख कर लिखिए, रीड, राइट एंड रिवाइज। रीड कीजिए, राइट कीजिए, 4, 5, 6, 7, 8 बार लिखिएगा तो देखिएगा 9वें 10वें बार आप आसानी से इजीली बना सकते हैं, लिख सकते हैं। तो चलिए हम इसके अगले क्लास में मिलेंगे, जो कि हमारा होगा राष्ट्रीय आय को मापने की विधियां, और उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो आप इस वीडियो को अच्छी तरह से देखिए, नोट्स बना लीजिए। अगर किसी तरह का डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट टाइप कीजिएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आता हो तो अधिक लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मैं देख रहा हूं कि वीडियो काफ़ी कम लोग देख रहे हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मैं आप लोग के लिए कर रहा हूं। अगर आप लेना चाहते तो लीजिए, नहीं लेना चाहते तो मत लीजिए। ओके, तो चलिए मैं अगले क्लास में मिलूंगा राष्ट्रीय आय को मापने की विधियों को लेकर। तब तक के लिए आप सबों को अच्छी तरह से रहिए, अच्छे स्वास्थ्य आपका ठीक रहे, आप अच्छी तरह से तैयारी करें और आप अपने उद्देश्य में सफल हों। इसी के साथ हम लोग अगले क्लास में मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, जोहार।